हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाम खम्मा खनी दोस्तों। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज हम कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। नाउ दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी एंड वेरी वेरी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, हालांकि कभी कभार 3-4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, मगर इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज और न जाने कहाँ कहाँ ये चैप्टर आ जाता है। प्लस ये चैप्टर आपको रियल लाइफ में भी काम आता है। अगर आगे जाके आप कभी प्रैक्टिस में आने वाले हैं, जैसे हम हैं आज प्रैक्टिस में, तो हमें भी काम आता है, आपको भी काम आने वाला है। ठीक है। नाउ अब इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने किसी ज़माने में सर्विस टैक्स का कोई काम कर रखा है या कभी सर्विस टैक्स देख रखा है, तो सर्विस टैक्स में वी यूज टू हैव अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्शन ओवर देयर। वही मेगा एग्जाम्शन की जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी है। 90-95% वही लिस्ट आपको रिपीट मिलेगी, कुछ चीज़ें चेंज होके मिलेंगी। नाउ जिसने पढ़ रखा है उसको याद होगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको बता दूं, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बच्चे ये चैप्टर आधी बार तो एग्जाम में ऑप्शन में छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा अटक जाते हैं। ये चैप्टर इतना डीप है कि अगर इसके हर एक पॉइंट में आपको समझाने भी बैठूं तो 110% चांसेस है कि वो सारे पॉइंट समझने के बाद आप आधे में ही चैप्टर छोड़ के भाग जाएंगे। और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट है, कोई डॉक्टर्स के पॉइंट है, कोई किसी चीज़ को कुछ स्टेमिंग के पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट रियल लाइफ में भले ही उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके काम आते हो, बट आपको ऐसे प्रैक्टिस इतने काम नहीं आने वाले। सो व्हाट वी गोना डू इज़, हम जाएंगे सीधा रिकैप सेक्शन पे। हर चीज़ अपन बहुत डेप्थ में नहीं समझेंगे। व्हाट आई ओनली वांट फ्रॉम यू फ्रॉम दिस वीडियो कि एक बार हर चीज़ सुनी हुई रहेगी तो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। उतना ही इस वीडियो का पर्पस है। इस वीडियो का पर्पस आपको एक्सपर्ट करना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अभी तक किसी भी चैप्टर में मैंने ये ऐसा नहीं कहा है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे कारण है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं हमारे सीधा रिकैप सेक्शन पे आपके इंस्टीट्यूट के। ओके, फाइन। हैव अ लुक। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्शन कौन करेगा। एग्जाम्शन गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, याद रहे कभी भी इस तरह का एग्जाम्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। कौन करता है? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सीजी करती है। तो यहाँ पे क्या है, बस बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, या पावर है गवर्नमेंट के पास। क्या पावर है? बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ या तो नोटिफिकेशन या तो स्पेशल ऑर्डर। ये दो ही चीज़ें जिसके ज़रिए गवर्नमेंट एग्जाम्शन देती है। नोटिफिकेशन में क्या करते हैं वो लोग, या तो एग्जाम कर देते हैं जनरली। गवर्नमेंट ने जनरली सीधा ही बोल दिया भाई जो भी खुली दाल बिक रही है वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, फॉर एग्जांपल। या फिर इधर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। गवर्नमेंट बोल सकती है कि ABCD कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही हम आपको एग्जेम्प्ट करेंगे। या फिर पॉसिबल ये भी है कि गुड्स या सर्विस ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, गवर्नमेंट को मन हो रहा है कि ये वाला सर्विस 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दो, तो गवर्नमेंट कर सकती है एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? exempt from payment of tax under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order in public interest। कई बार गवर्नमेंट को एक अर्जेंट नीड महसूस होती है कि इस चीज़ के ऊपर अर्जेंटली कुछ टाइम के लिए या इतने टाइम के लिए या फिर इस चीज़ के लिए हमें एग्जाम्शन डालना है। अब जब एग्जाम्शन लाना है तो कई बार नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या करते हैं, टाइम भी के लिए देख के इशू स्पेशल ऑर्डर। तो ठीक है, इतना काम का नहीं था वो चीज़। अब चलते हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज पे। भरतोल में बहुत सारी लिस्ट आने वाली है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। 12AA ऑफ इनकम टैक्स क्या है आप DT में पढ़ चुके हैं, तो मैं वहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, अब तो किस तरह की एक्टिविटी है ये जो 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी वाली ट्रस्ट है, तो उनकी क्या है? सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी। जैसे एग्जांपल, कल को आपको शादी करनी है तो आपने बोला कि सर मेरी शादी करवा दो, तो अब समझो मैं पंडित हूँ, मैं शादी करवा रहा हूँ, तो वो क्या है? दैट इज़ अ रिलीजियस सेरेमनी। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे का मुंडन करवाना, वो ग्रह शांति की पूजा करवाना, XYZ। ठीक है। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स of a religious place
religious place meant for general public owned or managed by institution or entities trust registered under 12AA or 1023C of the Income Tax Act or body authority covered under section। अभी सारे सेक्शन तो आपको एग्जाम में आईडीटी में नहीं पूछने वाला है, ये सब आपके डीटी का पार्ट है। आपको बस ये दिया रहेगा कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है और वो ये चीज़ें कर रही है। तो पहली बात याद रहे, जो आपने ये पार्ट पढ़ा, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है तो उसके लिए तो जो भी सर्विसेज दिया है वो पूरा का पूरा जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब मैंने आपकी शादी कराई और मैंने कहा 1 लाख रुपया फ़ीस लूँगा, प्रोफेशनल फ़ीस लूँगा, क्या उस पर जीएसटी आएगा? नहीं, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, लेकिन याद रहे, बार बार मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अपना मतलब मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ, तब की बात हो रही है। अब ये अगर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तब तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कई बार क्या होता है, हम जो मंदिर में जाते हैं वहाँ पे, जैसे समझो आप शिरडी जाते हैं तो वहाँ पे धर्मशालाएं होती हैं, वो तो बाहर की होती हैं। कई बारी टूरिस्ट लोग के लिए खुद मंदिर के सुविधा के अंदर भी सुविधा की जाती है, मंदिर के बाजू में ही जस्ट, जो ट्रस्ट वाले ही सुविधा करते हैं रहने की, लॉजिंग वगैरह की। तो क्या होगा, अगर वो लॉजिंग की सुविधा वो ट्रस्ट दे रही है, रेंट पे देगी रूम, अगर रेंट पे दे रही है, अगर 1000 या उससे ज़्यादा है, यहाँ देखो एक्सेप्ट वेयर, 1000 या उससे ज़्यादा है तो भैया एग्जामिशन नहीं मिलेगा। यानी कहना से 999 है, 999 है तो एग्जामिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर 1000 भी है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या बोला है, एक्सेप्ट वेयर चार्जेस मोर देन और इक्वल टू 1000। तो ये ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एग्जाम में इंस्टीट्यूट मेरे साथ खेल सकती है। 999 में माफ़ है, 1000 में माफ़ नहीं है। या फिर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। अब आपने पता है, जैसे आपने कभी कोई मुंबई से अगर बिलोंग करता है तो कभी आप सिद्धिविनायक मंदिर गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ बहुत सारी शॉप्स लगी है, जहाँ पे जैसे आप अंदर जाते हैं आपको गेट पे ही बहुत सारे मिलते थे, हमसे फूल ले लो, हमसे माला ले लो, ये कर लो, हर मंदिर के बाहर आपको ये मिलते हैं। ये जो शॉप में होते हैं ना, कई बार वो शॉप भी किसकी होती है, उस ट्रस्ट की होती है, उस मंदिर की होती है, तो लोग शॉप रेंट पे देते हैं। तो अगर वो रेंट 9999 तक है तब तो वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर 10,000 या उससे एक्सीड हो गई तो फिर वहाँ पे चार्ज लग जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी बताया ना शॉप वाला, वो यहाँ पे सेट हो गया। तो रेंटिंग प्रीमाइसेस में क्या होगा पता है, कई बार मंदिर के स्पेस में हम लोग शादी वादी करवाते हैं तो मंदिर वाले अच्छा खासा हॉल के हिसाब से रेंट लेते हैं, तो उस रेंट की भी बात हो रही है। रूम नहीं है, किसी और पर्पज़ के लिए लिया है। कई बार हम लोग मंदिर की कोई बड़ा ग्राउंड होता है, हम लोग खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ले लेते हैं, जो वो सारी प्रीमाइसेस को हम लोग ले रहे हैं, वहाँ पे भी 999 की लिमिट है। आई गेस कुछ कनेक्शन इशू है, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? Am I audible? ओके, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, KMVN या हज कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। हज एंड कैलाश मानसरोवर, ये सब यात्रा जो होती है ना, जो यात्राएं कराई जाती है कैलाश की या मानसरोवर यात्रा, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू आर्ट्स या कल्चर या स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज़ रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। याद रहे, हम यहाँ ट्रेनिंग और कोचिंग की बात कर रहे हैं, बट कौन सी एक्टिविटी, या तो वो एक्टिविटी किसी आर्ट्स से कनेक्टेड हो, या कोई कल्चर वल्चर को सिखा रही हो, किसी प्रॉपर कल्चर को सिखा रही हो, या किसी स्पोर्ट्स को सिखा रहे हो। और ये सब कौन कर रहा है, कोई चैरिटेबल एंटिटी कर रही है। सिर्फ उसी केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन होगा, ठीक है, वरना नहीं। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट है हमारा हेड एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। अच्छा देखो, यहाँ पे राइस को स्पेसिफिकली क्यों लिया गया है, ध्यान रहे, हाँ, राइस कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। राइस बनने के पहले एक ब्राउन कलर के जो रॉ राइस होता है, जिसको हम लोग ब्राउन राइस भी बोलते हैं बहुत बार, तो
राइस, मेन राइस वो है जो राइस हम जिसको राइस बोलते हैं, जो वाइट राइस बोलते हैं, वो वाली राइस ऐसी है जो प्रोसेस्ड होती है। ये प्रोसेस्ड है हमेशा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो इसलिए इनको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट क्यों किया गया है उसका वजह आगे बताऊंगा। फिलहाल समझ के रखो, आप राइस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो, पैकेज कुछ भी कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, वो सब क्या है, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो भी आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ, अच्छा ये भी देख लो, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स। याद रहे, रॉ वेजिटेबल फाइबर, कुछ कॉटन का बनाया हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ कॉटन की बात हो रही है। फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। देखो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ये जो सिगरेट विगरेट फूकते हैं वो अनमैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चर कर दिया टोबैको, तो वो जीएसटी से बाहर नहीं है। या फिर बेटर लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफ़ी एंड टी, ये सब का क्या, या तो आप स्टोरेज कर रहे हो या अगर आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। नेक्स्ट क्या है, फुमिगेशन इन अ वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये अगेन एक प्रोसेस है, अगर वो वेयर हाउस में किया जा रहा है किसका, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। अच्छा, बस ये वर्ड ध्यान रहे, सुने हुए रहेंगे तो याद आएगा। एक सेकेंड। सो हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। अब ये क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि दो एनिमल को एक दूसरे के साथ में आपस में क्रॉस किया जाता है ताकि बेटर ब्रीड निकल के आए, तो वो वाली जो सर्विस जो देते हैं वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। याद रहे, हॉर्सेस यहाँ पे नहीं आएंगे, बिकॉज हॉर्सेस आर एक्चुअली लग्जरी और कुछ उनसे खास बनता नहीं है, वो सिर्फ सट्टेबाजी के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव इज कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क in relation to cultivation of plant and rearing of animals except horses। ये याद रखना, मैं बार बार बोलूँ ना बोलूँ, जहाँ पे भी जो बाकी चीज़ें हैं, बट हॉर्सेस कभी किसी एनिमल के साथ में नहीं ऐड होंगे एग्जेम्पशन के लिए। फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि समझो क्या एग्जांपल लेना पसंद करोगे आप लोग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉब वर्कर्स की। अब देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि जॉब वर्क पे भी 18% का जीएसटी लग जाता है, लेकिन अगर वो जॉब वर्क क्या कर रहे हैं, कोई कल्टीवेशन आया है कहीं से, जैसे एग्जांपल सरसों अगर आपने सुना होगा, जो मोटी वाली राई होती है, जो सरसों का तेल भी आता है, कच्ची घनी, वो सरसों जो है ना, वो ऐसे जहाँ पे उगती है उसको एक साथ में हार्वेस्ट करते हैं, इमीडिएटली वो सरसों यूज़ नहीं कर सकते, वो सरसों को अलग करवाना पड़ता है। तो कई बारी मशीन्स अलग करती हैं, कई बारी जॉब वर्कर अलग करता है। तो अगर आपने जॉब वर्कर को दिया है ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है ये वाला, इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो जॉब वर्क वाला सर्विस क्या आ जाएगा, वो वाला भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर रेयरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना गाय बकरी चराने जा रहे हैं, तो कोई बंदा अगर वो सब के लिए भी सर्विस ले रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन याद रहे हॉर्स नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, किस तरह से, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट्स प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। अब कोई भी इस तरह की सर्विस पे अगर मिल रही है एग्रीकल्चर के अंदर तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल, मुझे पेस्टिसाइड स्प्रे करवाना है, मुझे खाद डलवानी है, तो ये सब भी जो मैं ऑपरेशंस करूँगा एग्रीकल्चर के लिए, वो जो मैं सर्विस लूँगा किसी से, वो सब क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, कई बार क्या होता है ना, मेरे खुद के खेत नहीं है, लेकिन मेरे पास हम लोग 8-10 भाई लोग हैं,
अब 8-10 भाई है तो हम लोग को अच्छा लगता है खेती करना, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हम जाते हैं खेती करके आते हैं, खेत किसी और का, हम खेती करके आते हैं, तो हम फार्म लेबर हो गए, तो हम फार्म लेबर्स को भी जीएसटी से एग्जेम्पशन दे दिया गया है। Process carried out at an agricultural farm including tending, pruning, etc. and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market। अब ये क्या चीज़ है सर? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनियन देखा है, ऑनियन, अगर आपको पता है जो ऑनियन आप घर पे रोज़ कंज्यूम करते हैं वो ऑनियन जनरली साल भर नहीं उगता, वो एक सीज़न में उगता है। अच्छा, जब वो उगता है ना, उसके ऊपर हरे हरे पत्ते होते हैं और नीचे कांदा होता है। तो जब ये उगता है तो ये जो, अच्छा आपको कई बार सीजन में दिखता होगा जिसको हम लोग प्याज, हरा प्याज बोलते हैं, तो वो जो हरा प्याज होता है ना, वो हरा वाला हिस्सा प्याज के ऊपर का हिस्सा होता है, प्याज नीचे होता है। नॉर्मली साल भर ये कांदे प्रिजर्व करने होते हैं जो हरे वाले पत्ते के साथ प्रिजर्व नहीं करते, उसको पूरा उगने देते हैं, लास्ट में फिर पत्तों के साथ निकालते हैं, लेकिन बेच सिर्फ कांदा ही सकते हैं। तो ये कांदा बेचने के लिए, यानी कि इस कांदे को मार्केटेबल बनाने के लिए जो सर्विसेज लिया होगा वो सर्विसेज भी क्या है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, वही एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैंने इस कांदे को भी और प्रोसेस करके इसको फ्राइड ऑनियन बना दिया और फिर बेच रहा हूँ, तो फिर वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज़। अब ये क्या चीज़ है, मेरे पास कोई ट्रैक्टर है, वो मैं लीज पे दे रहा हूँ, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। या फिर मेरे पास कोई बंजर ज़मीन है, मेरे पास कोई खाली ज़मीन है और मैं उसको किसी को दे रहा हूँ रेंट पे, कि तो इस पर खेती कर, किस लिए दिया हूँ, खेती कर, वो उस पर बंगला बना रहा है, तो एग्जेम्पशन की बात नहीं हो रही है, वो अलग चीज़ आ गई। मैंने किसी को दे दिया खेती करने के लिए और वो खेती कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर हुआ है उसके भी लोडिंग के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राइस इज़ नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। राइस एक प्रोसेस्ड फूड है, ना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब राइस 1-2 प्रोसेस के बाद निकल के आता है, इसलिए अगर एक्ट में सिर्फ इतना ही लिखा होता तो राइस के वेयरहाउसिंग पे, लोडिंग पे, पैकेजिंग पे चार्ज लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, सेपरेटली लिख दिया यहाँ पे, और क्या बोल दिया कि अगर वो चीज़ राइस की भी है, कहाँ गया ऊपर ये ना, अगर वो राइस की है तो उसको अलग से एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज और कोई भी सर्विस जो खेती बाड़ी से कनेक्टेड दी जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ये आपने कभी नाम सुना होगा, एपीएमसी। अगर आपने कभी जीएसटी में कोई काम किया है तो जीएसटी में काम करते करते स्पेशली जो सुपरमार्केट के स्टोर्स होते हैं जो खाना पीना मंगाते हैं, वो कई बार एपीएमसी से, आपको दिखेगा बिल में कि एपीएमसी कुछ तो कमीशन कुछ तो लिखा है, तो वो जो एपीएमसी जो सर्विसेज देती है किसानों को और व्यापारियों को मिलाती है, उसके ऊपर क्या करती है, उसके ऊपर वो कमीशन चार्ज करती है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। सर्विस बाय वे ऑफ फिकेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे ऊपर की थी बात, सेम रिपीटेशन यहाँ पे भी है। एग्रीकल्चर सर्विसेज में कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, सॉर्टेड है, आगे बढ़ूँ, ओके। फुमिगेशन अगेन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस जो हम प्रोड्यूस पे करते हैं ताकि उसको मार्केटेबल कर सकें या यूजेबल कर सकें, और कई बार इसको उससे कनेक्ट किया जाता है, जैसे पता है कैसे बताऊँ मैं, जैसे एग्जांपल आप गेहूँ ले लो, गेहूँ, वीट, पता है अब ये वीट क्या होता है ना, कई बार अगर आपने 500 तो बहुत कम बोल दिया, कई बार हज़ारों टन माल पड़ा होता है गवर्नमेंट के पास, किसी वेयरहाउस में पड़ा होता है, और ये वेयरहाउस गवर्नमेंट के होते हैं बट किसी को दिए हुए होते हैं अथॉरिटी के लिए यूज़ करने के लिए या काम करने के लिए। अब उनमें इतना किलो सामान पड़ा है और साल भर पड़ा है, डोंट यू थिंक वो ख़राब हो जाएगा? तो कई बार इसमें जो दवाइयाँ छिड़कते हैं या कुछ चीज़ें डालते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी इसी प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है, लिया जाता है, यूज़ किया जाता है, बोला जाता है, संग्रह किया जाता है।
ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, किसी ना किसी पॉइंट पे तो घुस के आ जाता है, तो इसको हम लोग बड़ा शिद्दत से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। याद रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, आपका कोचिंग एकेडमी उसमें कवर नहीं होता है, ठीक है। ओके, किसको दे रहे हैं? या तो ये स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, फैकल्टी को दे रहे हैं, या स्टाफ को दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं? या तो कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बदले में कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। तो ये दोनों भी चीज़ें क्या हैं? एग्जेम्प्टेड है। और क्या है, ध्यान से देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ, याद रहे हाँ, ये सर्विस कौन दे रहा था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा था। ये कौन है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे ये सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, ये ले रहा है, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। जैसे एग्जांपल, आपकी स्कूल ने डिसाइड किया कि हमारे बच्चों को तो हम ही घर से लेके आएंगे और हम ही घर छोड़ के आएंगे। अब ये स्कूल का खुद के पास तो हो सकता है बस हो, खुद के पास बस ना हो, तो क्या करेंगे? किसी को हायर करेंगे। तो वो जो हायर करेंगे उस वहाँ तो स्कूल सर्विस ले रहा है, लेकिन वो भी एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी उस पर नहीं आएगा। माइंडेड स्कूल ले रहा है ये सर्विस। कल को आपका मन हो गया, मैं तो अपने बच्चे को ओला से भेजूंगा, मैं तो अपने बच्चे को कार से भेजूंगा रेंट पे करके, तो वो आएगा यहाँ पे क्या? नहीं आएगा, बिकॉज वो सर्विस आप एज एन इंडिविजुअल ले रहे हो, स्कूल नहीं ले रहा वो सर्विस। ये किसके लिए माफ़ी है? स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ तीनों के लिए माफ़ी है। नेक्स्ट है केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। अब ये क्या है? कई बार स्कूल्स में मिड डे मील्स दिए जाती हैं या केटरिंग दिया जाता है। जैसे आपने अगर बचपन में स्कूल गए होंगे तो स्कूल में वड़ा पाव मिलता था, मिसल पाव मिलता था, है ना। अब ये मिसल पाव, वड़ा पाव क्या स्कूल का खुद का स्टाफ बनाया करता था? आंसर इज नो। स्कूल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया करती थी या कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया करती है कि ये कैंटीन आप संभालिए, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो अब ध्यान से आपको एक बात देखनी है, अपन क्या बात कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट को सर्विस मिल रही है, इंस्टीट्यूट को सर्विस कौन दे रहा है? वो कैंटीन वाला भाई साहब, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन दे रहा है सर्विस? कैंटीन वाला भाई साहब, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूट। भाई वहाँ पे जो हाउस कीपिंग स्टाफ आ रहा है या पियोन आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रहे हैं, देखो सिक्योरिटी सर्विसेज पे जीएसटी आता है। हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा भी है कि कहाँ कहाँ पे आरसीएम है और कहाँ कहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, तो वहाँ पे आता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी सर्विसेज आप किसी ईआई को दे रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, these exemptions are only applicable to an institute providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school म्हणजे 12th standard। 12th स्टैंडर्ड के बाद वाला अगर वो चीज़ है तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। यानी कि ये किसके लिए है? ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्लस टिल 12th स्टैंडर्ड। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होना, एग्ज़ाम में बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि कोई है टीवाई में पढ़ रहा है, टीवाई का कॉलेज है और वो ऐसा सर्विस ले रहा है, तो एग्जाम्पल है कि ये चार्जेबल है, बाबा चार्जेबल है। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा था? ऊपर ऐसा कोई एक्सेप्शन था क्या? नहीं था। तो ऊपर तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, जो एग्ज़ाम फीस वगैरह के थ्रू कोई सर्विस दी जा रही है वो तो सबके लिए ही माफ़ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट। तो हम एग्ज़ाम लेने के लिए कई बार क्या करते हैं, स्कूल वाले बाहर से किसी को बुलाते हैं, मॉडरेटर को नहीं, बाहर से बुलाते हैं सुपरवाइज़र को कि टीचर कम है तो आके एग्ज़ाम ले लें, तो वो सर्विस पे भी क्या है? एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, दिस एग्जेम्पशन इज ओनली एप्लीकेबल टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। टाइमिंग सिंपल सी कहानी है। आप ऑनलाइन जर्नल्स, एजुकेशन को जर्नल्स दे रहे हो, पीरियोडिकल्स दे रहे हो। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है, जो बड़ी बड़ी एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनका करिकुलम का ही पार्ट होता है,
उनके करिकुलम के पार्ट में क्या होता है कि हम लोग आपको मंथली ये एक एजुकेशनल जर्नल देंगे, उसको आपको पढ़ना है, उस पर हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो अगर ऐसा किसी एजुकेशन करिकुलम का पार्ट है और आपको ये सर्विस मिल रही है तो ये एग्जेम्प्ट है। पर ये पार्ट नहीं है, स्कूल एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहा है, अपना मैगजीन बेच रहा है, तो भाई कवर नहीं होगा एग्जेम्पशन, तो भाई लगेगा जीएसटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज हेल्थ केयर सर्विसेज। नाउ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर में कोई भी सर्विसेज किसके द्वारा हो, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई हॉस्पिटल, कोई ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर, पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन होते हैं, वो जो होते हैं ना आपके नर्स होते हैं, लैब वाले होते हैं, ये सब कौन होते हैं, दे आर पैरामेडिक्स। तो इनकी भी सब सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस बाय एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड अबाउ। ठीक है, अब ये अबाउ क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ तो वैसे ही कवर्ड हो गए। देखो अगर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, वो खुद किसी पेशेंट को यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, तो वो तो वैसे भी इस यहाँ पे कवर हो चुका है। तो उसके अलावा बाकी सब एम्बुलेंस पे कुछ भी है वो यहाँ कवर हो गया। इन शॉर्ट ये अपन ने बहुत पहले भी बात किया था कि एम्बुलेंस की सर्विसेज कोई भी दे रहा हो, किसी को भी दे रहा हो, वो हर जगह से एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। नाउ स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन क्या है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था जवानी के दिनों में सर्विस टैक्स में। स्टेम सेल्स क्या होते हैं आपको पता है, कभी नाम सुना है स्टेम सेल्स? नहीं, जाने दो, फर्स्ट रैंकर होते हैं कॉलेज के बगैर ये सब नाम नहीं सुनते। स्टेम सेल्स, अच्छा ये साइंस में था, ये सब साइंस में था पहले 9th 10th के अंदर। स्टेम सेल्स वो होते हैं कभी आपने अच्छा वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, हाँ ना। देखो जब जैसे ही उसमें वो बच्चा पैदा होता है तो नाभि से कनेक्टेड एक वायर जैसा कुछ होता है जो वो काटता है कैंची से, है ना। तब वो एक्ट्रेस उसको बोलती है, वो प्रिया उसको क्या बोलती है, फटाफट से कॉर्ड काटो। जैसे ही बच्चा बाहर आता है बोलते हैं कॉर्ड काटो। तो वो जो नाभि से वहाँ तक का जो कॉर्ड ना जो काटा जाता है, नाभि से वहाँ तक का जो कॉर्ड जो बाहर होता है, उस कॉर्ड को स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्ट वो नहीं है बट उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं सारी की सारी। अब पता है इसका मेन फ़ायदा क्या होता है, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। जैसे एग्जांपल किसी XYZ पर्सन है, उसको कुछ इस तरह की बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो पा रही है कई बारी, तो वो बीमारियां ये स्टेम सेल्स के थ्रू ठीक हो जाती हैं। इनमें इतना पावरफुल होते हैं, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं स्टेम सेल्स में, तो इनको प्रिजर्व किया जाता है आज की डेट में। प्रिजर्व कौन करता है, ये कॉर्ड ब्लड बैंक्स होती है ना, ये प्रिजर्व करती है। कई बार कोई और होता है जो प्रिजर्व करता है, तो ये प्रिजर्वेशन पे वो लोग अच्छा खासा चार्जेस लेते हैं और वो चार्जेस GST से एग्जेम्प्टेड है। आई होप समझ में आई मेरी बात। ऐसा पब्लिक बोली कि क्या ये सब साइंस वाइंस घुसा दिया, इसलिए मैंने कहा ना ज़्यादा डीप में जाने का मतलब नहीं निकलता है। एक एक पॉइंट को डीप में ले गया ना तो मेरे को लगता है कि अपन 8-10 घंटा पढ़ेंगे एग्जामेशन को। चलो कोई नहीं, बट बीच बीच में वी विल ट्राई टू टच फ्यू पॉइंट्स इन बिटवीन, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे कि हाँ कुछ है भी, वरना तो सो जाएंगे पब्लिक। अब इंटरेस्ट आ गया आधे घंटे के लिए तो। ओके, सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, वही है आपके जो जानवर के क्लिनिक होते हैं उनकी सर्विसेज भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड है। अब इसमें शायद काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। Services by government authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality or panchayat under article so and so of the constitution। तो ये तो सिंपल सी कहानी है। कौन दे रहा है, by government authority in relation to any activity to any function, या तो म्यूनसिपालिटी का फंक्शन या पंचायत का फंक्शन, और अगर उनको ये अधिकार इन कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत मिला है तो फिर तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। अब आगे चलते हैं डिटेल में। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज, कौन सी? देखो इसका मतलब इन पे एग्जेम्पशन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं।
by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than CG, SG और UT। इसका मतलब अगर स्पीड पोस्ट वाला किसी गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आम इंसान को दे रहा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। स्पीड पोस्ट वाला वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एक आम इंसान को दे रहा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, अ वेसल, इनसाइड और आउटसाइड प्रेसिडेंट्स ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट। तो अगर कोई सर्विस ऐसा है जो एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड है या वेसल से कनेक्टेड है, अच्छा ये सब सर्विस दे कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोल दिया, इस पर एग्जेम्पशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इस पर भी इन्होंने एग्जेम्पशन नहीं रखा है, हालांकि इसके ऊपर और सारी बातें आगे आएंगी। एनी सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, क्या बोला है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो भी एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ें भी आगे आप में सुनेंगे कि जहाँ पे बिजनेस एंटिटी, जहाँ बॉडी कॉर्पोरेट आ गया वहाँ पे एनी वे RCM आ जाता है बीच में, अगर गवर्नमेंट एंटिटी दे रही है तो, बट ठीक है वो आएगा आगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CG, SG, UT, LA टू अ बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding financial year as it makes us eligible for exemption from the registration under the GST Act. This exemption is not applicable to specified service and renting of immovable property services. अब ये क्या है सर? अगर गवर्नमेंट किसको सर्विस दे रही है? किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है। यहाँ से देखना किसको सर्विस दे रही है? बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है। तो घर बन गया, एंटिटी नहीं बनी, बट छोड़ो, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है जिसका टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर उतना ही है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कि उसको रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े जीएसटी का। अब आपको पता होगा किसी स्टेट में 20 लाख है और किसी स्टेट में 10 लाख है, तो जो भी लिमिट है उसके अंदर अंदर ही है उसका जो लिमिट है वो, तो इस केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्रोवाइडेड सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, वही आपको गवर्नमेंट दे रहा है वो। लेकिन ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? ये चीज़ ये एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहा है। कौन सी सर्विसेज? स्पेसिफाइड मतलब ये सर्विसेज, तो ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं तो भी ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी सरकार आपको रेंट पे दे रही है, तो फिर भले ही आप एलिजिबल था या नहीं था, लेकिन अब आपका एग्जेम्पशन में तो कवर नहीं होगा, ठीक है। नींद आ रहा है क्या? आना चाहिए, आना ही चाहिए। ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CG, SG, UT, LA टू अनदर CG, ST, LA। भाई गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को दे रहा है सर्विस, तब तो एग्जेम्पशन देना ही पड़ेगा, एग्जेम्पशन दे दिया। लेकिन मज़े की बात देखो, जो अपन ने ऊपर समझा था उसको उन्होंने यहाँ पे रिवर्स करके क्या बोल दिया कि ये एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रही है तो भी वो एक दूसरे से GST चार्ज करेंगे। ठीक है, याद रहे स्पेसिफाइड सर्विस आपकी यही सर्विस है जो मैंने सिखाई अभी ये 4 सर्विस। क्या है, कौन है ये? दीज आर स्पेसिफाइड सर्विस। अच्छा, इसको मैं अपने ज़माने में कुछ इस तरह से याद करता था, भाई ये 4 चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ पे ये डिपार्टमेंट अपने आप में सक्षम है GST लेके GST चुकाने के लिए। तो जब ये अपने आप में सक्षम है तो सरकार क्यों एग्जेम्प्ट करे? अब आप पोस्ट ऑफिस ले लो, इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में, क्या उनकी कैपेसिटी नहीं है अकाउंटेंट रख सके और काम करवा सके सारा का सारा? तो क्या बोला? एग्जेम्पशन नहीं। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, बाकी आप जैसे याद करना चाहो करो। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वही सेम गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000। कोई और सर्विस है जो गवर्नमेंट दे रही है, अब सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल ले लो। क्या आपने राशन कार्ड देखा है ना? वो राशन कार्ड
कई बार आपको एड्रेस चेंज करवाना होता है ना। तो अभी तो पता नहीं कितना है, मैं तो 10 साल पहले गया था एड्रेस चेंज करवाने हमारे घर का, तो उसने एक फॉर्म दिया था, 2 रुपये का फॉर्म था। अब उस टाइम सर्विस टैक्स था, लेकिन उसने 2 रुपये में सर्विस टैक्स नहीं लिया, सिर्फ 2 रुपये लिए थे। अब मेरे को तब नहीं समझा था कि 2 रुपये पे सर्विस टैक्स क्यों नहीं लिया, अब समझा कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट ले रही है वो 5000 से कम है। अगर ये 5000 से ज़्यादा होता तो शायद उस पर GST लग जाता है। यानी कि अगर कोई और सर्विस आपको ऐसी दिखती है अपने आसपास जीवन में जो सरकार दे रही है, 5000 से ज़्यादा की लिमिट का है, तब तो उस पर GST लग जाएगा। लेकिन एक बात याद है, ये एग्जेम्पशन अगेंस्ट स्पेसिफाइड सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो 4 सर्विस पे तो GST देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, in case of continuous supply of service, this exemption shall only apply only where consideration is charged for such service does not exceed 5000 in a financial year। तो ठीक है, अगर आप बहुत सारी सर्विस एक साथ में ले रहे हो गवर्नमेंट से, तो सबका मिला के 5000 जिस दिन हो गया उस दिन एग्जामेशन में नहीं रहोगे, एग्जामेशन से बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू, ये किसी भी लोग स्पेसिफाइड बाय ये सब लोग, अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ये सब लोग इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। अरे सिंपल बोलो ना भाई, सिंपल क्या है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है, किसको ग्रांट मिला है, इन सब लोगों को ग्रांट मिला है। स्पेसिफाई कौन करेगा, यही लोग करेंगे, रिसीव कौन करेगा, यही लोग करेंगे। तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। इतना घुमा फिरा के सिंपल कहानी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ओके। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय CGS या फिर स्टेट गवर्नमेंट, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू इज रेसिडेंट एज्ड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एज्ड मोर देन 60 years अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 per month per member, provided that the consideration charge is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस कौन दे रहा है, इधर स्टेट और सेंटर। ध्यान से देखना, यहाँ लोकल बॉडी की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आपका जो BMC है, अगर वो ऐसा कोई सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होगा। अच्छा, वो एग्जामेशन में बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो जाएगा अगर वो सर्विसेज का पैसा 5000 से कम ले रहा है, तब तो ऊपर एग्जाम हो जाएगा ऐसे कैसे। लेकिन अगर वो 5000 ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है 5000 से, तो वो एग्जामेशन में कवर वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये है क्या, मुंबई में रहने वाले बच्चे, अगर आपने कहीं देखा है तो वसई में एक ओल्ड एज होम है। वो ओल्ड एज होम में क्या होता है ना, वो बहुत सारे सुपर डुपर सीनियर सिटीज़न लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा, हालांकि वो गवर्नमेंट का नहीं है, मान लो कि वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का हो और रजिस्टर्ड हो अंडर 12AA के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के, और जिसको भी वो अकोमोडेशन दे रहे हैं, वहाँ पे मैं देखने गया था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे दे यूज्ड टू चार्ज 12,000 समथिंग करते, चार्ज बोलो 12,000 चार्ज करते हैं एक पर्सन का। उसके बाद क्या करते हैं, एक खोली देते हैं रहने के लिए, छोटा सा एक घर होता है, और खाना पीना भी वो लोग साथ में वहीं पे देते हैं, और भी जो मेंटेनेंस है भाई, वो घर में झाड़ू पोछा वाला भी जो भी है सब वो लोग देते हैं, वो 12,000 रुपये के अंदर। तो ये सर्विस जो गवर्नमेंट दे रही है, जो रजिस्टर्ड 12AA के अंदर, अगर वो अंकल आंटी 60 साल से ऊपर के हैं, कंसिडरेशन 25,000 तक का है तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप 25 से ज़्यादा कंसिडरेशन ले रहे हो उन बूढ़े बूढ़ियों से, तो भाई चार्ज लग जाएगा। क्यों चार्ज लग जाएगा, फिर अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं सामने वाला देना, मतलब रॉयल लोग हैं, रॉयल बूढ़े, अब रॉयल बूढ़े होंगे तो फिर तो दो ना GST, क्या दिक्कत है। सरकार 25,000 वाला तक को गरीब मान रही, मतलब समझने के लिए, याद करने के लिए, सब सीरियसली मत लेना। सर्विसेज सप्लाइड बाय CGST यूनियन टेरिटरी टू द अंडरटेकिंग और PSU, देखो टू देयर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट, क्या हो रहा है, by way of guaranteeing the loans taken by such undertaking or PSU from the banking companies and financial institution। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल समझो SBI बैंक है, ठीक है,
नहीं, और अपन छोटा बैंक लेते हैं कोई, समझो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। अब ये समझो गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट का बैंक है, या मैं बोलूँ ये PSU है। अगर ये PSU है, इसको ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, सपोज इसको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, चलो और चेंज करते हैं और रियलिस्टिक करते हैं एग्जाम्पल को। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, PSU है। एग्जाम्पल ले लो आपका फेवरेट स्टॉक IRCTC, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। इस गवर्नमेंट कंपनी को फंड चाहिए, कितना चाहिए, समझो 1000 करोड़ चाहिए। अब ये कंपनी का MD ये गया SBI में, SBI को बोला SBI 1000 करोड़ लोन चाहिए। SBI बोलता है ठीक है दे देंगे, ना तेरे पास मॉर्गेज रखने के लिए क्या है। तो IRCTC बोलता है भाई मॉर्गेज रखने के लिए तो ऑलरेडी सब गिरवी रख चुके हैं हम, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर 1000 करोड़ दे दो ना। SBI बोलता है बेटा देख ऐसे तो नहीं होता है, हम लोग को RBI नॉर्म्स के अंदर काम करना पड़ता है, हमको या तो गारंटी दे और या फिर हमको सिक्योरिटी कुछ ना कुछ दे, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रख हमारे पास में। तो IRCTC क्या बोलता है, देख मैं भी PSU, SBI तो PSU बोल रहे भाई भाई दे देना लोन। SBI बोला देख भाई ऐसा नहीं होता है, तू क्या कर, तू कम से कम गारंटी लेके आ। किसका, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी साहब का, किसी स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का, वो गारंटी ले आ, हम तेरे को लोन दे देंगे। अब वो जो गारंटी समझो मोदी साहब के पास गए, मोदी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, साइन कर दिया और बोल दिया SBI उसको लोन दे दो, अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे। SBI को गारंटी मिल गया और अब लोन दे दिया गया। अच्छा ये जो गारंटी दिया है SBI को, ये गारंटी कहना है इसे IRCTC ने गारंटी लिया है मोदी से टू गिव इट टू SBI। तो ये जो मोदी साहब गारंटी देंगे ना, ये फ्री में नहीं देंगे, इसका कुछ पैसा लेंगे। सपोज 10 करोड़ रुपीज़ लिया IRCTC से, तो ये 10 करोड़ जो लिया ना, ये मोदी गवर्नमेंट का कमीशन है, ये गारंटी चार्जेस है। ये गारंटी चार्जेस जो है ना, ये एग्जेम्प्टेड है GST से, समझा क्या, ठीक है। जाग रहे हो क्या, कोशिश कर रहे हो, हाँ जागते रहो आप। और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं सर एग्जामिनेशन का वीडियो कब आएगा, इसका वीडियो कब आएगा। अब देखो ये वीडियो आ गया है, आई डोंट नो कितने बच्चे वीडियो को आधा भी देख पाएंगे, आधा भी है, आधा भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लेक्चर देखना है पूरा, तो नाटक न खो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CGSDUT बाय वे ऑफ, अच्छा अब ये क्या, registration required under any law for the time being in force, testing, calibration, safety check, certification relating to protection of safety of workers, consumers or public at large, including fire license required under any law time being in force। ये सब जो सर्विसेज देती हैं ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये सब भी क्या एग्जेम्प्टेड है GST से। ओके नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यही सब लोग सरकारी लोग, बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ, ये सब भी जब आप जाते हैं ना, सब का गवर्नमेंट चार्ज लेती है, मगर उस चार्ज पे GST नहीं लगाती है। यही लोग सर्विसेज दे रहे हैं, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस पेएबल टू सो एंड सो। कुछ ऐसा है जो आपने गड़बड़ किया जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे चार्ज ले दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे भी उस डैमेजेस के ऊपर भी, फाइन्स के ऊपर भी GST नहीं लग सकता। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यही सरकारी लोग, बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस। ये क्या है, गवर्नमेंट इज हैविंग अ प्लेस, एक लैंड या कोई ऐसा रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने बोला, एक बंदे को बोल दिया कि ये ले तू संभाल। किसको बोला, वो है हमारा किसान तू ये ज़मीन संभाल। तो उसके बदले जो भी पैसा गवर्नमेंट लेगी वो सर्विसेज के बदले वो क्या है, GST से एग्जेम्प्टेड है। सर्विस प्रोवाइड किया इन्हीं लोगों ने बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन
हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कंटेनर स्टफिंग, मच ओवर टाइम, ये सब भी क्या है गवर्नमेंट के सर्विसेज थे, भी आपको क्या है एग्जेम्प्ट है। सर्विस अप्लाई किया किसी स्टेट गवर्नमेंट ने टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ एसजी ऑन द मिनरल dispatched by the mining lease holders subject to specified conditions. Services provided by rehab professionals recognized under RCI Act 1992 by way of rehab, therapy or counseling and such other activities covered by the said Act as medical establishment, education institution, rehab centers established by CGS. ठीक है, क्या ये चीज़ें? अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत लत लगी है, दिन भर सिगरेट फूकते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, कितना बोलता हूँ नहीं मानते। एक दिन मेरे को फ़ोन आया कि सर आप प्लीज़ कुछ करो, मैं बहुत ज़्यादा पीने लगा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जा गवर्नमेंट का एक रिहैब सेंटर है, वहाँ चले जाके 1 महीना वहाँ पे रह ले, तेरे शराब छूट जाएगी, तेरे सिगरेट छूट जाएगी। तो ये जो मैंने गवर्नमेंट सेंटर पे भेजा, उसके बदले जो भी चार्जेस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा ये वाला मेरे को समझाने की बहुत इच्छा है, समझा दूँ क्या थोड़ा सा, नींद नहीं आए तो। ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये ERCC क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा अलग है बट समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक लैंड है, चलो फिलहाल सिंपल रखो, लेटर ऑन डिटेल में जाता हूँ इसको लेके। चलो हैव अ लुक। ये ना यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है। अब ये लैंड है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, ये ओपन स्पेस है। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि इस स्पेस को हम लोग साल भर हम लोग से घोषित कर देते हैं पार्किंग लॉट, पब्लिक पार्किंग लॉट, और हम हर गाड़ी से 100-100 रुपये लेंगे और दिन में 100 गाड़ियाँ आती हैं, 100 रुपये से इतना पैसा आ जाएगा, साल भर में गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम पैसा कमाएंगे यहाँ से, इस पार्किंग लॉट से। और गवर्नमेंट बोली यार मैं खुद मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बंदे हायर करने पड़ेंगे, उनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उनको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, इतना सदत कौन पालेगा। तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट गई एक कॉन्ट्रैक्टर के पास, बंदे को क्या बोला, भाई ये पार्किंग लॉट है, हम तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो एक काम कर 5 साल के लिए इसको ले ले। बोला ठीक है। बोला गवर्नमेंट ने बोला अब हमारे बिहाफ पे तू टोल कलेक्ट कर, तू लोगों से पैसा ले। उसने बोला ठीक है मैं लेके आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट बोलती है लेके हमको देना होता तब तो बात ही क्या थी, हमारे पास सबका टाइम नहीं है। तो एक काम कर, हमको ऐसा लग रहा है कि 5 साल में हम लोग इस जगह से 15 करोड़ कमा सकते थे, तो एक काम कर आज का आज हमको 10 CR दे दे, हमको 10 CR आज का आज दे दे, पार्किंग लॉट तेरा हुआ 5 साल के लिए। अब तू इस 10 CR के बदले तू इस पर 15 CR कमा कि 8 CR कमा, वो तेरा प्रॉब्लम है, हमको दे दे। तो ये जो दिया, राइट दिया ना, इसका राइट दिया, इसको ERCC को राइट दिया, ये वाली चीज़ें क्या है, एग्जेम्प्टेड है। समझी? ओके, नेक्स्ट क्या है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम लोग आ गए, अब गवर्नमेंट सर्विसेज को हम छोड़ दिए, अब हम आ गए प्योर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे। अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर है, वो कॉम्पोजिट वाला नहीं जहाँ पे लेबर और गुड्स साथ में हो, नहीं, प्योर लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है। किसके लिए, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिशनिंग, कुछ भी चीज़ें जो है ना, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, सब चीज़ों के लिए आ गया। कौन सी स्कीम में, अंडर, ये इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर इसके लिए आप कोई लेबर सर्विसेज दे रहे हो तो वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है। बशर्ते याद रहे किसके लिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए।
या फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग। अब ये सब क्या है, वही वाली बातें हैं जो EDUs हैं। ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, गांव गांव लाइट पहुंचा रहे हैं। अब गांव गांव लाइट पहुंचाने के लिए गांव गांव बनाएंगे टावर लाइट वाले, तो ये सब भी जो बनाएंगे ये सब भी क्या है, GST से एग्जेम्प्टेड है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of residential complex। ध्यान से देखना, ऊपर देखो क्या था, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना है तब तो देखो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस सब आ गया उधर, तो सब कुछ माफ़ कर दिया प्योर लेबर के अंदर। लेकिन अगर ये वाले पार्ट में आओगे तो खाली कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन किसका, ओरिजिनल वर्क का, वही आया है। मतलब कहना से यहाँ पे रिपेयर वो सब नहीं आया है, तो रिपेयर के प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे भी GST लग जाएगा। अच्छा, ये सब किसके तहत, पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर आर एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर द इशुएंस। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है, ये हमने सीखा था हमारे जवानी के दिनों में कि भाई सप्लाई कब हो रहा है, नहीं ये उससे कनेक्टेड है मगर थोड़ा सा अलग है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको प्यार मोहब्बत के साथ। सप्लाई क्या हो रहा है, TDR या FSI या लॉन्ग टर्म लीज of land by a landowner to a developer exempted is subject to the condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and taxes paid on them। बगा समझो ये कोई है, इसको और अच्छे से करते हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है, किधर है बिल्डिंग, ये, अरे यार ये थोड़ी बिल्डिंग चाहिए, ये पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत पुरानी हो गई है। अब क्या करना है, इसको वापस नया बनाना है। तो यहाँ की सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी के जो डेवलपमेंट राइट्स होंगे सोसाइटी के पास, उस जगह के, उस ज़मीन के, ये है एक प्रमोटर, क्या करेगी, उस प्रमोटर को दे देगी। प्रमोटर के पास वो जगह आ गई, अब प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर वो राइट लेके अब यहाँ पे इसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब जो ये नया बिल्डिंग बनाएगा, ये नया बिल्डिंग, अब सपोज करो इसके बदले 10 करोड़ का चार्ज लिया गया, भाई पैसे लगते हैं ना TDR लेने के लिए, वो जो राइट्स हैं उसके पैसे दिए बिल्डर ने, प्रमोटर ने। अब 10 करोड़ रुपए पैसे ले लिए, अब यहाँ फ्लैट बना रहा है। तो ये वाला फ्लैट देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, सप्लाई ऑफ TDR और FSI, ये जो 10 करोड़ की बात है उसकी बात हो रही है। 10 करोड़ हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे, कब, अगर वो जो फ्लैट्स हैं वो बेच दिए जाएं बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो इनका जो वो बनेगा ना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बनेगा, OC वगैरह जो बनेगा, वो बनने के पहले अगर आपने सब के सब फ्लैट बेच दिए, सारे फ्लैट बेच दिए, तब तो हम GST, ये जो 10 करोड़ का GST उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसके पहले OC या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले नहीं बेचे, यानी कि उसके बाद बेचे, तो फिर हम लोग इस पे GST ले लेंगे। समझाया, दोबारा बताऊँ, दोबारा बताऊँ ना, देख आज इसको और डिटेल में अच्छे से करते हैं अपन। मैं इस डायग्राम को ढंग से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये अपना प्रमोटर है, ये समझो कोई XYZ है। ये क्या किया, इसने ये बिल्डिंग बनाने के लिए, प्रमोटर ने इसको पैसा दिया होगा, ठीक है, समझो 10 करोड़ रुपया, ठीक है, राइट्स परचेज़ किए। अब ये राइट्स परचेज़ किए
तो इस पर भी जीएसटी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली इसने परचेज राइट सेल की है बिकॉज इन्होंने राइट बेचे हैं, ठीक है, तो इस पर भी जीएसटी आ जाता है। अब वो सारा मेरा कंसर्न क्या है, ये बिल्डिंग जो बनी है ना, इससे दो बातें होंगी। पहली बात ही कि जो बिल्डिंग का जो वो ओसी है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, या तो ये मिल गया है या तो ये ओसी या सीसी नहीं मिला है। अगर ये मिल गया है, अगर ये नहीं मिला है, इसका मतलब इसके मिलने के पहले ही सारे फ्लैट बेच दिए, ऑल फ्लैट सोल्ड, इसी कंडीशन में यहीं पे सब फ्लैट बेच दिए, तब तो क्या होगा, तब तो वो 10 करोड़ जो था ना, 10 करोड़ वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से, ठीक है। लेकिन अगर ये आधे फ्लैट बेचे, सपोज करो फ्लैट नहीं बेचे, ओसी और सीसी आने के बाद बेचे, तो अपने को अच्छे ऑलरेडी पता है कि अगर ओसी और सीसी आने के बाद बेचते हैं तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, तो फ्लैट के बेचने पे तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो ये 10 करोड़ का कंसिडरेशन है ना, फिर इस पे जीएसटी आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं बताऊंगा तुमको, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम या तो ओसी सीसी के पहले ही बेच दो तो हम ये 10 करोड़ माफ़ कर देंगे। क्यों माफ़ कर 10 करोड़, उस टाइम क्यों माफ़ 10 करोड़ क्यों माफ़ कर रहे हैं उस टाइम पे? अरे सिंपल है ना, वो यूँ माफ़ करे 10 करोड़ बिकॉज जब तुम फ्लैट बेचोगे ओसी सीसी के पहले तो उस पर जीएसटी आएगा, हमको तो जीएसटी मिल जाएगा। अब अगर तुम इसको आने के बाद बेचते हो तो हमको जीएसटी नहीं मिलेगा ना, तो ठीक है, जो तुमको माफ़ किया था ना पहले उस पर जीएसटी दे दो। समझा क्या? गवर्नमेंट मस्त शानी है एकदम। गवर्नमेंट बोलती है हेड भी हमारा टेल भी हमारा। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो मैंने तो डिटेल में समझाया। एग्जामिशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज पेमेंट शैल बी विड्रॉन। वो जो एग्जामिशन दिया 10 करोड़ का उसको विड्रॉ कर देंगे इन केस फ्लैट्स आर सोल्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कमीशन सर्टिफिकेट, बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू 1% ऑफ द वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज एंड 5% इन द वैल्यू इन केस ऑफ अदर हाउसेज। सिंपल सी कहानी है, वो तो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। ये ऐसा प्लेन रीड करते तो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, वो मैंने समझा दिया। और जहाँ जहाँ पे कुछ समझाने के लिए नहीं है वहाँ पे मैं जानबूझ के प्लेन रीडिंग करके ही चैप्टर को आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। ओके, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स with or without accompanied belongings। ये आपको ऑलरेडी पता है यार। कभी टिकट बुक किया हवाई जहाज का? किया है का? नहीं किया है। अच्छा, कभी ट्रेनवा का टिकट बुक किया है का? क्या उस पर कभी जीएसटी लगता है? गलत जवाब। एसी हो तो लगता है, नॉन एसी हो तो नहीं लगता है, ठीक है। दोनों बुक करके देखना आपकी बार, ठीक है, तो मालूम पड़ेगा। यहाँ देखो 1 बाय 1 चलते हैं। अच्छा, इधर यहाँ पे लिखा भी है क्या, नॉन एयर, अच्छा वो वाला पार्ट यहाँ पे दिया नहीं है, आगे आएगा बट वो वैसे ही है। नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। अच्छा, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब कहना इसे पता है, जैसे वो वॉल्वो बस होती है जो गवर्नमेंट चलाती है, कभी कभी एक्सप्रेस बसेस गवर्नमेंट चलाती है, इनमें एसी भी आती है, नॉन एसी भी आती है। अगर आपने नॉन एसी बस को बुक किया है किसी जगह आने जाने के लिए तो भैया माफ नो जीएसटी, एसी वाला लिया आधा दे जीएसटी, ठीक है। लेकिन इसमें कौन नहीं आएगा अदर देन रेडियो टैक्सी, जो आप ओला बुक करते हो ना, ये सब इसमें कवरेज नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, वो भी कवर नहीं होगा। अरे सिंपल सी कहानी है, तुमने कोई खुद का कोई पर्सनल चीज़ हायर किया तो वहाँ कैसे जीएसटी से माफ़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, ठीक है। ये भी क्या है, जो बड़ी बड़ी बसेस वगैरह सब होती है, ये आप हायर करते हो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अगर वो एयर कंडीशन है तो फंस गए, नॉन एयर है तो चलेगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर, हाँ सिर्फ एयर की बात हो रही है। एम्बार्किंग फ्रॉम यानी कि या तो फ्रॉम, टर्मिनेटिंग इन यानी कि टू। जब हम टिकट्स बुक करते हैं ना फ्लाइट के, दो ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम और टू के ऑप्शन होते हैं। तो फ्रॉम या टू दोनों में से एक भी चीज़ है इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया और एट बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। जो भी नॉन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अब वो स्टेट्स की लिस्ट अगर नीचे दी है तो अच्छी बात है, और नहीं दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, वो लिस्ट नहीं दी है, लिस्ट आप खुद निकाल देना। हालांकि अगर यहाँ नहीं दी है तो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, अगर मेन नोट्स पे है तो एक बार प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर वहाँ है तो रीड करना पड़ेगा, वरना कोई नीड नहीं है। अब कैसे है, देखो ध्यान से सुनो। अब ये ना गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। अभी मोदी साहब की एक स्कीम थी जहाँ पे वो स्कीम में क्या था, गांव-गांव में एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि वहाँ पे विकास हो और कनेक्टिविटी बढ़े पूरे देश की। अब कनेक्टिविटी तो बढ़ा देंगे, लेकिन उन एयरपोर्ट्स में ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं होता है, कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वो फेयर्स भी महंगे पड़ते हैं और इतनी फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्ट टू प्रमोट देम, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि या तो आप ऐसे एयरपोर्ट पे रहो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एयरपोर्ट है या बागडोगरा के एयरपोर्ट है जो वेस्ट बंगाल में आता है, या फिर आप वहाँ से आ रहे हो, दोनों ही केस में आपकी टिकट एयर की है ना तो भी माफ़ किया, एग्जेम्पशन जीएसटी नहीं लगेगा। समझा क्या? अच्छा, सच सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजी बाय एयर embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding. This exemption shall apply only till the expiry of period of 3 years from the date of commencement of operations of RCS Regional Connectivity Scheme as notified by Ministry of Civil Aviation. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, ध्यान से थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करो। ये जो स्कीम का नाम है, उसका नाम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अब इस स्कीम के तहत सपोज़ करो हमारे मोदी साहब ने बोल दिया कि हमें पूरे देश में 1000 एयरपोर्ट चाहिए, और एग्ज़ाम्पल, अब 1000 एयरपोर्ट चाहिए तो हो सकता है समझो कल को एक एयरपोर्ट, समझो एक एयरपोर्ट है ना इधर आ जाए, पालघर में एक एयरपोर्ट आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एयरपोर्ट समझो उत्तर में आ जाए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। अब बहुत सारे एयरपोर्ट तो आ गए, लेकिन अब हायर कर, वो जो कंपनीज़ हैं जो चलाती हैं फ़्लाइट, अपनी इंडिगो है, आपकी विस्तारा वगैरह है, ये जो आपकी सर्विसेज चलाती हैं, ये जाती ही नहीं है वहाँ पे। ये क्या बोलते हैं कि साहब हम लोग वहाँ के लिए फ़्लाइट क्यों चलाएं, अगर मैं यहाँ से मुंबई टू दिल्ली चलाता हूँ फ़्लाइट तो हमारा फ़्लाइट पूरा फुल जाता है, हमको दिक्कत नहीं आता, प्रॉफिट निकलता है। लेकिन आप बोलोगे कि आप अंधेरी से पालघर फ़्लाइट लेके जाओ फॉर एग्जांपल, लेकिन नहीं पड़ेगा, हम लोग को नहीं चलेगा, तो हमको बहुत लॉस होगा, क्योंकि क्या हमने फ़्लाइट रख लिया, अब अगर 4 लोग ने भी बुक किया, हमको लेके जाना पड़ेगा खाली फ़्लाइट को, तो लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये लॉस हम भरेंगे, तुम फ़्लाइट चलाओ। किसके तहत? ये स्कीम के तहत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो पैसा गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इंडिगो को मिल रहा है एग्जाम्पल वो पैसा। तो यहाँ पे सर्विस किसने दिया, इंडिगो ने दिया। किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। पैसेंजर गवर्नमेंट नहीं है, पैसेंजर तो नॉर्मल पैसेंजर है। इस सर्विस कौन सी, ये सर्विस देना कि हाँ हम सर्विस देंगे पैसेंजर को, ये सर्विस इंडिगो ने गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट मतलब क्या दे रहा है, उसको पैसा दे रहा है। ये जो पैसा गवर्नमेंट दे रहा है इसको, ये माफ़ है, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल के बाद भी गवर्नमेंट पैसा देगा उसकी स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। समझा क्या? पक्का? ऐसे पॉइंट समझाने में मज़ा आता है कि जहाँ कुछ समझाने के लिए भी है, तो बाकी तो सब टाइम पास है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेलवे इन द क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशनड कोच, वरना रेलवे फ्री है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे सब में भी जीएसटी नहीं लगता। इंडियन वाटरवेज पे भी जीएसटी नहीं है। ये इंडियन वाटरवे क्या होता है? मैं इधर मुंबई से गुजरात अपने अंदर ही अंदर लेके जा रहा हूँ वो सी रूट से, तो उस पर भी क्या ट्रांसपोर्ट फ्री है। अदर देन प्रिडोमिनेटली फॉर टूरिज़्म
पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। सॉरी मिस हो गया, कहाँ था मैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर के जो प्लेसेस है वहाँ पे भी जो ये चीज़ें हो रही है वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या बोला, अदर देन फॉर टूरिज्म। तो टूरिज्म के लिए क्या होगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपने रिफंड चैप्टर में पढ़ोगे, इनको जीएसटी लग जाएगा एज पर आईजीएसटी एक्ट, लेकिन बाद में फिर इनको रिफंड भी मिल जाता है, आएगा। ठीक है, फिलहाल एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, याद रहे मीटर कैब के एग्जेम्पशन है। मीटर कैब कौन से है, वही आपका जो होता है ना काला पीला टैक्सी, वो एग्जेम्प्टेड है। वो आपने ओला उबर वो सब किया ना, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ऑटो रिक्शा और दिल्ली में होते ई रिक्शा, वो भी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। नाउ ये क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए या फिर कोरियर एजेंसी बाय इनलैंड वाटरवेज। ये सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्टेड है। इसमें तो मैं क्या ही समझाऊं, ये ध्यान दे। लेकिन क्या बोला है, बाय रोड है और जीटीए या कोरियर एजेंसी का सर्विस लिया तो एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसके अलावा कुछ भी हो तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तुमने गधा गाड़ी से कुछ यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र किया, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कभी क्वेश्चन बनता है, उसके समझ कभी कभी देने का क्वेश्चन कि हमारे पास हाथ का लॉरी था, हाथ गाड़ी था, उससे कुछ ट्रांसफ़र किया तो बोलो जीएसटी है क्या, नहीं एग्जेम्प्टेड है। क्योंकि अगर रोड से करना है तो या तो जीटीए से करो या कोई एजेंसी से करो तो ही जीएसटी है, वरना जीएसटी नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है। इनलैंड वाटरवेज से कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया तो एग्जेम्प्टेड ही है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है रेलवे इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेशन बाय गुड्स कैरेज। अच्छा ये देख लो यहाँ पे, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल एग्जेम्प्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेड बाय रेल और वेसल। अच्छा एक तो ये ध्यान रखना, कुछ रेलवे के इक्विपमेंट अगर आते हैं ना तो उनको तो एग्जेम्पशन मिलता ही मिलता है। उसके अलावा जहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज इज लेस देन और इक्वल टू 1500 रुपये। सपोज करो ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक में आपने 2-3 लोगों के गुड्स रखे हैं और इस सब की वैल्यू 1500 से नीचे तो एग्जेम्प्टेड है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं है। या फिर वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कौन है, मतलब यहाँ पे है मल्टीपल कंसाइनी, 4-5 लोग का है। यहाँ पे एक ही आदमी का बहुत सारा माल है, अगर एक ही आदमी का माल तो चेक करो 750 से कम है क्या, कम है तो एग्जेम्प्टेड, ज़्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, exempt transportation of goods by rail or vessel by GT in the goods carriage। अच्छा अब ये देखो, ये वाली क्या चीज़ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपका, वो गेहूँ सब, मिल्क है, सॉल्ट है और फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो ये सब भी क्या है, इस पर भी जीएसटी माफ़ हो जाता है। या फिर डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, रिलीफ मटेरियल है, किसी विक्टिम के लिए लेके जा रहे हैं, आप सुनते हैं ना अपन वहाँ पे बाढ़ आई वहाँ के लिए भेजा, वो सब भी एग्जेम्प्टेड है। तो रिलीफ मटेरियल हो सकता है नेचुरल के लिए या मैन मेड डिजास्टर के लिए, कैलामिटी के, सब एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स। अच्छा देखो ये लोग ना फालतूगिरी क्या है ना, ये लोग नेगेटिव तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। कि देखो हमने ऊपर तो पहले क्या सीखा कि अगर बाय रोड से आ रहा है तो अगर वो जीटीए से है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, किसी कोरियर कंपनी से है तो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वरना एग्जेम्प्टेड है। अब जीटीए आता है
तो जब GTA भी कुछ सर्विसेज देता है तो वो सब कुछ टैक्सेबल नहीं होता। GTA हो सकता है सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड डीलर को या दे रहा हो URD को। तो अगर वो URD को दे रहा है ना तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन किसको देना एग्जेम्प्टेड नहीं है? अगर कोई URD कैजुअल एक्सपर्ट पर्सन है तो उसको एग्जेम्प्टेड नहीं है। और अगर ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इनको दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये कैसा उल्टा बता दिया। इसका सुल्टा क्या होता है? इसका उल्टे का सुल्टा क्या होता है कि अगर GTA इन लोगों को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इनके अलावा किसी को भी दे रहा है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बोलो कितनी दिक्कत, कितनी मासूम वाली बात है ये, घुमा घुमा के। तो देखो क्या है, या तो GTA सर्विस दे किसी फैक्ट्री को जो रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्री एक्ट, किसी सोसाइटी को अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग AOP, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इनको सर्विसेज GTA दे रहा है तो टैक्सेबल, वरना नॉन टैक्सेबल। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड करूँगा अपने सरल वाली भाषा को समझने के लिए। F के बाद ऐड करता हूँ मैं G, ऊपर वाली लाइन को भी यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। इट वुड बी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, ठीक है। अब सॉर्टेड हो गया, ऊपर की लाइन में गोली मारो। A to G में अगर किसी को भी GTA सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल वरना एक्सेप्टेड, ठीक है। अच्छा, और क्या है? GTA सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज टू किसको? या तो डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरकार को, लोकल अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को। गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ और सिर्फ TDS के पर्पज़ के लिए, अगर इनको GTA सर्विस दे रहा है तो भले ही वो कितने भी अमाउंट का हो, क्या सीधा सीधा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट सर्विस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज देखो ध्यान से देखना है आप, कहीं सर्विसेज बाय RBI। देखो एक तो होता है सर्विसेज टू RBI, एक होता है सर्विसेज बाय RBI। सर्विसेज टू बाय में आपने देखा था, पता है, फॉरेन कॉन्सुलेट्स जो थे, जो उन ओवरसीज जो कमेटी थी RCM में देखा था हमने, ओवरसीज कमेटी के केस में सर्विसेज RBI दे रहा था, RCM में कवर हो रहा था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं RBI सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, क्या सर्विस दे रहा है RBI? सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। डिस्काउंट किस केस में? इंटरेस्ट ही ये भी, पर कौन सा डिस्काउंट? याद है, पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, उसका डिस्काउंट वाज द इंटरेस्ट फॉर बैंक। तो या तो इंटरेस्ट या तो डिस्काउंट। किसी भी लोन एडवांस पे अगर बैंक्स चार्ज करती हैं तो उस पर GST नहीं आता है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का है तो उस पर GST आता है, ठीक है। इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंगस्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स। जो दो डीलर्स एक दूसरे से आपस में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, या बैंक टू बैंक आपस में करते हैं, और वहाँ पे भी GST नहीं आता है। सर्विसेज प्रोवाइड, जो आपका पता है बीच में से स्कीम आई थी, बेसिक सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आई थी। तो वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवाए थे बैंकों में, हर बैंक में अकाउंट खुल रहे, स्टेट बैंक में अकाउंट खुल रहे थे, जनधन अकाउंट खुल रहे थे। तो इनके अंदर जो भी सर्विसेज होती हैं उन सब पे GST एग्जेम्प्टेड होता है। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल समझो आप DMart गए, एक सेकेंड, हाँ, आप DMart गए शॉपिंग करने के लिए। सपोज करो शॉपिंग आपकी हो गई पूरी, आपके जेब में कार्ड है ICICI। अब DMart में पता है वहाँ पे एक POS मशीन है जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हो। समझो वो POS मशीन है HDFC बैंक का, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ICICI बैंक का कार्ड स्वाइप करोगे इस POS मशीन पे,
तो क्या होता है, लेटर ऑन देयर इज सेटलमेंट, जहाँ पे ICICI पैसा देता है HDFC को, और HDFC जो कि इसका बैंक है पैसा देता है डीमार्ट को। तो ये जो आप कार्ड स्वाइप करते हो ना, अगर वो कार्ड आपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या चार्ज कार्ड से किसी से भी किया है, अगर वो 2000 तक का स्वाइप है तो वहाँ पे कोई GST नहीं है, 2000 से ज़्यादा का है तो वहाँ पे GST है। समझा? ओके। सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC, याद है लॉ में पढ़ा था IFSC, स्टेटस टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन करेंसीज अदर देन इंडियन रुपीज़। तो ये जो सर्विस इंटरमीडियरी कौन, वही जो आपको पता है ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जब डीलर्स होते हैं, ऑथराइज डीलर्स होते हैं, ये सब जो सर्विसेज दे रहे हैं कहाँ पे, इंटरनेशनली सर्विसेज दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ये सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विसेज देते हैं फाइनेंशियल सर्विस, करेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सब भी क्या है, एग्जेम्प्टेड। समझाने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रीड मार रहा हूँ, ये वाला ऊपर समझाने का था मैं समझा दिया पॉज वाला। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है जो एन्युटी की स्कीम दे रहा है अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, वहाँ पे कोई GST नहीं है। या कोई सर्विसेज है बाय द आर्मी, नेवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे भी कोई नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड एग्री टू प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनमें कोई नहीं है। ये एक बार सब रीड मारना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नेवल ग्रुप का इंश्योरेंस फंड है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। सर्विस मतलब उस पर GST एग्जेम्प्टेड है। ये वाली जो सब सर्विसेज है इंश्योरेंस की, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये सब रीड कर लेना, सिर्फ रीड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद है लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 लाख रुपए की स्कीम जो लॉन्च की थी माइक्रो इंश्योरेंस वाली, या कोई और ऐसा माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, सी वाला पार्ट याद रखना। कोई माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो अप्रूव्ड है IRDA से, 2 लाख तक का ही कवर दे रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। 2 लाख के ऊपर चलेगा एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ये रीड नहीं कर रहा, ये आपको खुद ही रीड करना है। कोई हट इंश्योरेंस स्कीम है, कैटल इंश्योरेंस स्कीम है, ये सब एक बार रीड करना। ये जो भी अगर इंश्योरेंस स्कीम्स है ये वाली, इस पर क्या है, कोई GST नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज़, ये कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज़ हैं। जैसे ये आपने नाम सुना, कभी आपने अकाउंटिंग किया है किसी कंपनी में तो देखा होगा फैक्ट्रीज में ये लागू हो जाता है, ESIC। तो वो जो ESIC आप लोग हर महीने रिटर्न्स वगैरह भरते हो, पेमेंट वगैरह करते हो, ये उसी की बात हो रही है। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरेंस दे रही है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। स्पेसिफाइड बॉडीज़ मतलब यही बॉडीज़ के नाम है, ESIC वाला बॉडी, या फिर जो EPF वाला बॉडी है, या कोई और प्रोविजन में नया बॉडी बना है वो वाला बॉडी है, कोई कोल माइंस वाला बॉडी है, NPS ट्रस्ट है, IRDAI है। अच्छा, किसको सर्विस दे रहा है, IRDAI इंश्योरर्स को दे रहा है, ठीक है। या फिर कोई और सर्विस है जो SEBI दे रहा है, ये सब चीज़ें क्या, ये सब भी एग्जेम्प्टेड है GST से। यहाँ समझाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस रीड कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, समझाने का वेट कर रहा हूँ। कोई पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना या किसी भी और पेंशन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट है बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो बिजनेस को, जो बैंक को बिजनेस देते हैं, जो बैंक के लिए बिजनेस लाने का काम करते हैं, ये वो लोग होते हैं। सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़। किसी बिजनेस फैसिलिटेटर ने या बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने किसी बैंकिंग कंपनी को दिया है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, किसी गांव की ब्रांच के लिए ये सर्विसेज दिया है तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। या कोई भी पर्सन इंटरमीडियरी है बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए या करस्पॉन्डेंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन इन एंट्री ए। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये है बैंक, ये बैंक है, ये है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये क्या करता है, एग्जाम्पल समझो सिंपल के लिए, ये बैंक को बिजनेस ला के दे रहा है, तो ठीक है, ये बिजनेस ला के दे रहा है, बैंक उसको पैसा दे रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है इसको, वो GST से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अब कई बार क्या होता है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट का भी कोई बंदा है, कोई इंटरमीडिएट है जिससे वो काम करवा के ले रहा है, तो हो सकता है कि ये इसको दे रहा है या ये उससे लेके इसको दे रहा है,
तो वहाँ पे क्या है, वो कंसिडरेशन जो वो भी क्या बोल दिया, एग्जेम्प्टेड बोल दिया। बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कंपनी टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, तो जैसे बैंक में था वैसे इंश्योरेंस भी डेवलप करते हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ है। सर्विस प्रोवाइडेड टू ऊपर क्या था देखा था, बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट दे रही थी, अब ये गवर्नमेंट ले रही है। फॉलोइंग सर्विस जो हमने प्रोवाइड करेंगे किसी भी गवर्नमेंट की इस तरह की अथॉरिटी को, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत या म्यूनसिपालिटी अंडर दिस आर्टिकल, या तो कोई प्योर सर्विसेज है या कॉम्पोजिट सप्लाई है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जैसे कोई एक तो क्या है प्योर सर्विस, मतलब सिर्फ सर्विस है, गुड्स नहीं, ओनली सर्विस है, तब तक एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर वो सिर्फ गुड्स नहीं है, अच्छा ये एक्चुअली ना ये प्योर सर्विस नहीं, इट शुड भी प्योर लेबर सर्विस होना चाहिए था, ठीक है, प्योर सर्विस नहीं होना चाहिए था, प्योर लेबर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक बार आप चेक कर रहे ना वापस से ऊपर से, या हम लास्ट में दोबारा देखने को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या तो वो प्योर लेबर सर्विस है या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply। ये क्या है, ये सुनो ध्यान से। अब अगर मैं इसको प्योर लेबर ही मान के चलता हूँ, वो भी सर्विसेज ही है, तो दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला मुझे कि निखिल यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे, मैंने कहा ठीक है। गवर्नमेंट ने पूछा कितना लेगा, मैंने बोला सर माल आप ला के दोगे या माल मुझे लेके आना है। मैंने निखिल माल हम देंगे, सीमेंट हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, तू सिर्फ बना के देगा, बोल क्या लेगा। मैंने कहा साहब 1 करोड़ लूँगा, प्योर लेबर सर्विस है, किसको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, बदले में 1 करोड़ मिल रहा है, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब गवर्नमेंट ने बोला निखिल एक बात बता, अगर हम माल नहीं देंगे तू साथ में माल भी देगा तो क्या लेगा। मैंने कहा साहब फिर मैं आपसे +3, फिर ना मैं आपसे 4, मैं आपसे 5 करोड़ रुपए लूँगा, माल भी मेरा, काम भी मेरा, बोलो क्या बोलते। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है 5 करोड़ दे देंगे, लेकिन साथ में एग्जेम्पशन में क्या लिख दिया, अगर आप कंपोजिट दे रहे हो, गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हो, तो आपको देखना है कि जो गुड्स का पार्ट है वो 25 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है इसमें क्या है, सपोज करो 5 करोड़ का 25 कितना आएगा, 5 करोड़ का 25%, 1.25 करोड़। तो भले ही मैं गवर्नमेंट से कितना ही पैसा लूँ, पूरे 5 करोड़ का यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 1.25 करोड़ से ज़्यादा अगर गुड्स यूज़ करना है मुझे यहाँ पे, तब तो भैया पूरे 5 करोड़ पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर माल 1.25 करोड़ के अंदर का यूज़ करूँगा, भले ही मैं सरकार से 5 करोड़ ले लूँ, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझा क्या, ठीक है। अब ये प्योर सर्विस भी हो सकता है, एक बार देख लेना, एनीवे प्योर सर्विस भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एग्जांपल में लेबर लिया तो लेबर भी प्योर सर्विस में ही आता है, तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई होगी तो मेरे को एग्जैक्टली एकदम ध्यान नहीं है, बट प्रोविज़न तो यही है, इतना तो पता है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू CGST बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड। अरे ये क्या है तुम्हारा अंडर पीडिया सिस्टम, अरे वो देखा था, देखा है हमारे ज़माने में वो कुछ लोग को गवर्नमेंट राशन कार्ड देती है, वो येलो पीले वाले, वो जाते हैं, वो राशनिंग शॉप पे जाते हैं, लाइन लगाते हैं, वहाँ पे 2-3 रुपए किलो कुछ सामान मिलता है, जिसको हमने 11th के इकोनॉमिक्स में सीखा था, पुक्का राइस बोलते थे हम लोग, पुक्का राइस मिलता है वहाँ पे, वो सब मिलता है। तो वो सब जो स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट राशनिंग शॉप की, वहाँ खुद थोड़ी सरकार जाके बैठती है, वो किसी को देती है चलाने के लिए, तो उसके बदले उससे कंसिडरेशन चार्ज करती है वो ऑर्गेनाइजेशन उस सरकार से, तो कंसिडरेशन भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। याद है वहाँ केरोसिन, ये ऑयल वॉयल ये सब मिलता है। सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी CGST अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम में कुछ दे रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड टू CGST UT एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय GSTN आपका वो जो पोर्टल है, किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। सिंपल सी कहानी है, एग्जेम्प्टेड ही रहेगा। लीजिंग सर्विसेज,
वही है आपका लॉन्ग लीज होता है, रेंट वेंट होता था वो वाला। अपफ्रंट अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स for development of infrastructure for financial business provided by the state government, industrial development corporations or undertaking or by any other entity having 20% or more ownership of CGU to the industrial estate developer in any industrial financial business area subject to specific conditions। अब ये क्या है? ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल कोई आपका लैंड है, ठीक है, कोई लैंड है, उस लैंड के लिए अब स्टेट को वो लैंड डेवलप करवाना है, वहाँ पे इंफ्रा क्रिएट करना है बिजनेसेस वगैरह के लिए। स्टेट क्या करेगी, स्टेट ने सपोज करो कोई स्टेट की कोई दूसरी संस्था है स्टेट की, जैसे आपका MIDC है, ये जो स्टेट की संस्था है, या फिर कोई और संस्था ऐसी जिसका 20% से ज़्यादा जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग है, वो संस्था जब ये लोग मिलके जब डेवलप करना चाहते हैं तो इसके बदले कुछ कंसिडरेशन दिया जाता है। अगर ये जो लीज़ है, जिस लीज़ पे ये काम किए जाते हैं, अगर वो लीज़ 30 साल से ज़्यादा के लिए है और उसका प्रीमियम दिया जा रहा है अपफ्रंट, तो वो GST से एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर वो लीज़ 30 साल से कम के लिए है तो वो GST से एग्जम्प्ट नहीं की जाएगी। क्यों ऐसा मानते हैं? बिकॉज ये मान के चलते कि 30 साल जाएगा पूरे एरिया को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इसलिए 30 साल किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये भी देख लो, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगॉन्स, कोचेज, लोकोमोटिव जो होते हैं, बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। याद है ये IRFC नाम सुना है कभी जीवन में? तो जो IRFC है ना, वो रेलवे के लिए ये सारे काम करके देता है। तो ये जो काम करके उसका पैसा लेगा IRFC, ये स्टॉक मार्केट वाले IRFC को अच्छे से जानते होंगे। तो जो IRFC पैसा लेगा वो पैसा भी एग्जम्प्टेड है GST से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? लीगल सर्विसेज। ये मस्त है, ये तो अपना फेवरेट है। क्या होता है लीगल सर्विसेज? लीगल सर्विसेज या तो आपको कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रही है, या कोई पार्टनरशिप फर्म दे रही है एडवोकेट्स की, या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, लेकिन अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। तो उसकी बात हम अलग से करेंगे सीनियर एडवोकेट की। फिलहाल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या पार्टनरशिप फर्म या एडवोकेट इंडिविजुअल अगर सर्विसेज दे रहे हैं, या समझो नीचे ले लिया सीनियर एडवोकेट भी सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब कौन सी सर्विस दे रहे हैं? ये सब दे रहे हैं लीगल सर्विसेज। किसको दे रहे हैं? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आई रिपीट, एक एडवोकेट, एक फर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट ट्रिब्यूनल सर्विस किसको दे रहे हैं? किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन वो वो बिजनेस एंटिटी नहीं हो। अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो ऐसे एग्जाम्प्ट हो गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो आपको चेक करना है उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर कितना था पिछले साल में। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम था तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक हो गया एडवोकेट। वो एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को। सपोज करो बिजनेस एंटिटी महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में लिमिट कितना है रजिस्ट्रेशन के लिए? 20 लाख रुपए का। तो अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है इसने, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, 20 लाख से कम है, तो ये वाला पार्ट तो एग्जेम्प्टेड है। सेकेंड वे में ये बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, बिकॉज टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा था, रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो ऐसे केस में एग्जेम्प्टेड नहीं, ऐसे केस में GST लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे GST लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो वो बिजनेस एंटिटी खुद भरेगा, एडवोकेट का लेना देना नहीं है। ठीक है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडेड लीगल सर्विसेज। अच्छा, ये एक बात ध्यान से देखना, इन्होंने ना हमेशा ऐसे इंश्योर किया है कि एडवोकेट को GST भरने को ना आए, लेकिन एक ही कंडीशन में उस एडवोकेट को GST भरने आएगा, अगर वो एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है किसी सीनियर एडवोकेट को और वो सीनियर एडवोकेट का जो टर्नओवर है वो इतना है कि वो रजिस्ट्रेशन के लायबल हो जाता है, तो उस केस में
सीनियर एडवोकेट वाले इस केस में जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन एडवोकेट नहीं भरेगा सीनियर वाला, वो जो जूनियर एडवोकेट है वो भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं इसको ठीक करूं, इसको मैं वापस एक दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका एडवोकेट है। ये एडवोकेट किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को, अनरजिस्टर्ड नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, ये एडवोकेट किसी को भी दे रहा है सर्विसेज एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी, तब तो एग्जेम्प्ट है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर यही एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, या वो सर्विस दे रहा है किसी सीनियर एडवोकेट को, तो हम चेक करेंगे क्या इन दोनों के रजिस्ट्रेशन लायबल था। रजिस्ट्रेशन लायबल था तो जीएसटी लगेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगेगा। अगर रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं था तो क्या होगा, तो एग्जेम्पशन हो जाएगा, जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। नाउ अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जा रही है, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कौन किस किया, या तो ऑर्गेनाइज किया वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने या उसकी अफिलिएटेड फेडरेशंस ने, तो वो एग्जेम्प्टेड है। या किसी एसोसिएशन ने किया जो इंडिया की यूनिवर्सिटी की है, इंटर यूनिवर्सिटी है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। ये आपको सब रीड करना है, ठीक है, ये मैं समझाएंगे नहीं है। किसी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ने लिया तो भी एग्जेम्प्ट है। नेशनल गेम का पार्ट है, ओलंपिक का, इंडियन का, तो भी एग्जेम्प्ट है। ये सब एग्जेम्प्टेड है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, भैया आपके स्किल डेवलप करना सरकार का काम है, तो स्किल डेवलप करने के लिए कौन कर रहा है डेवलप, कोई एनएसडीसी या कोई स्किल काउंसिल असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय एसएससी एनएसडीसी, तो इनमें सब में क्या है, एग्जेम्प्टेड। लेकिन कब, इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय ये, या फिर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स अंडर द नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन, या फिर कोई भी स्कीम जो अप्रूव किया है इन्होंने, वहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ये सब रीड करने लायक है, ये सब ने दिया तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ अ परफॉर्मेंस इन अ फोक, हाँ, और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, डांस, थिएटर, इन सब के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट होगा। कब, इफ़ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 150,000, मतलब 150 या उसके इक्वल भी है, और वो क्या कर रहा है, फोक, क्लासिकल, म्यूज़िक, डांस, थिएटर कर रहा है, तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है, वरना चार्ज लग जाएगा। लेकिन याद है, अगर वो कुछ पैसा एज ए ब्रांड एम्बेसडर ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस पर अगर 10 रुपया भी है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू एडमिशन, मतलब क्या था, दिस इज एंट्री टिकट। एंट्री टिकट की बात करते हैं। अगर आप सर्विसेज ले रहे हो, एडमिशन कहाँ एंट्री कर रहे हो, किसी म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वहाँ पे भी क्या है, कोई भी चार्ज वार्ज, वो एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं लगता। कोई मोन्यूमेंट वगैरह है, प्रोटेक्टेड है, एक्ट के तहत है, उनमें दे रहे हो तो भी कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन इन चीज़ों पे चार्ज लगेगा, एग्जेम्पशन नहीं होगा, अगर उसकी टिकट 500 से ऊपर की है तो। ठीक है, कोई सर्कस है, डांस है, थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, अगर इनमें एंट्री ले रहे हो 500 से ऊपर हुआ तो जीएसटी लग जाएगा। कोई अवार्ड फंक्शन है, कॉन्सर्ट है, पैगमेंट है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, तो उस पर भी लग जाएगा। प्लानिटोरियम में अगर जाते हो, वहाँ भी अगर टिकट 500 के ऊपर लग जाएगा। तो इन चीज़ों में 500 का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जो ऊपर देखा था अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, नेशनल पार्क वगैरह, इस पर कितना भी टिकट हो, कोई जीएसटी का चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्या, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एन एनपीओ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो या तो कोई बॉडी है जो अनइनकॉर्पोरेटेड है, या फिर कोई एनपीओ है। तो ये लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं टू इट्स ओन मेंबर्स, खुद के ही मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं। आप 4 लोगों ने और मैंने 5 लोगों ने मिलकर क्या किया, हमने कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट हम पांचों आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। तो वहाँ पे कौन,
टू इट्स ओन मेंबर्स एज अ रीइंबर्समेंट और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। ट्रेड यूनियन हो तो क्या है, एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडिंग एक्टिविटी। लेकिन याद रहे अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। देखो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर मामला किसका है, अगर मामला है आपकी हाउसिंग सोसाइटी का, तो वहाँ पे क्या बोलती है, अगर 7,500 से ज़्यादा है पर मेंबर, अरे तुम्हारा जो घर पे आता है ना मेंटेनेंस बिल, अगर 7,500 से ज़्यादा है ना तो जीएसटी लगेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सोसाइटी किसी थर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विस देती है। एग्जाम्पल सोसाइटी पानी का चार्ज भरती है, सोसाइटी लाइट बिल भरती है, वो थर्ड पर्सन देता है ना सब सर्विस सारा का सारा, सोसाइटी बिल भरती है उस चीज़ का। और वो किससे ले रही है कंट्रीब्यूशन, मेंबर से ले रही है। तो मेंबर से जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी ले रही है, सोसाइटी के लिए तो कंसिडरेशन है ना, टू गिव इट अगेंस्ट सर्विस। तो अगर वो कंसिडरेशन 7,500 से ज़्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा, वरना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आगे जाके जब बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े आदमी बनोगे, अगर तुम्हारा मेंटेनेंस ज़्यादा है 7,500 से तो तुमको उस पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड by such entity or body engaged in activities relating to the welfare of industrial, agriculture, labor वगैरह, promotion of trade वगैरह कुछ सर्विस लिया तो वो सब भी क्या है, exempted है। किस कब, to its own members against membership fee up to 1,000 per member per year। अगर यहाँ तक का है तो माफ़ है, इससे ज़्यादा है तो क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। लिस्ट पढ़ लेना एक बार, कुछ समझाने का यहाँ पे नहीं था। अदर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये याद आ रहा है भाई। अगर एक बिजनेस एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है, अगर ये बिजनेस एंटिटी किसी और को बेच रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आता, एग्जेम्प्ट हो जाता है। आगे देख लो, ये भी एक बार रीड कर लेना, जस्ट रीड, ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। कोई सर्विस एसोसिएटेड है विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं, अगर यहाँ से कोई सर्विस है ट्रांजिट कार्गो की नेपाल भूटान के लिए तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस, याद रहे यहाँ पे रेंटिंग आ रहा है, ये कौन का, रेसिडेंशियल का। अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो रेंट पे और कंसिडरेशन ले रहे हो तो फिर उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो रेसिडेंस के लिए तो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कमर्शियल दे रहे हो कमर्शियल के लिए तो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यानी एग्जेम्पशन कब होगा, सिर्फ रेसिडेंशियल दे रहे हो रेसिडेंस के लिए तो ही एग्जेम्प्ट होगा। सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, देखो याद रहो क्या है यहाँ पे मेरे पास में है होटल, गेस्ट हाउस या क्लब या कैंप साइट, जो भी नाम हो उसका, कॉल्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट, यानी कि एक कमरा ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू 1,000, मतलब 1000 या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मज़े वाली बात देखो, ये क्या बोला, होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट या जो भी नाम आप बोल दो, अगर आपको रहने के लिए रूम दिया जा रहा है, अगर उसका किराया 1000 रुपया या उससे कम है तो जीएसटी माफ़ हो जाएगा। हमने ऊपर एक सेक्शन देखा था जहाँ पे देखा था कि वो मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो रेंट पे रूम दे रही है, वहाँ पे लिमिट क्या थी, 999 की लिमिट थी। तो अगर कोई मंदिर है, अब मंदिर भी लॉजिंग की सर्विसेज दे देते हैं, तो यहाँ पे तो बोल रहा है बाय व्हाट्स एवर कॉल्ड, कहाँ सिर्फ होटल बोल रहा है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, भाई नाम कुछ भी हो, रेंट पे घर दे रहे हैं अकोमोडेशन के लिए, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए 1000 से कम। इसका मतलब अगर मंदिर दे रहा है एग्जैक्ट 1000 रुपया ले रहा है, तो जो ऊपर का एंट्री था ना उसके हिसाब से तो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला एंट्री बोल देता है कि 1000 तक भी माफ़ है बेटा, तो 1000 पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छा है, बाकी तो मुश्किल है। ओके,
सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ये वाला पार्ट एक बार सिर्फ रीड कर लेना, ये जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा, मैं अब लिख रहा हूँ JR बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है और बच्चे सो जाएं इसके पहले, हम काम की चीज़ ना छूट जाए कम से कम। ओके ये देख लो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, रेंट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हैं कोई भी मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं किसी भी स्टेट को, एग्जांपल स्टेट की अथॉरिटी यहाँ पे किसकी, जैसे आपकी मुंबई में बेस्ट बसेस है, मैं बेस्ट बसेस को मेरी बस दे रहा हूँ, मैंने बस बनाई है निखिल बस लिमिटेड, मैं वो बस उनको दे रहा हूँ, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोटर व्हीकल, उसकी कैपेसिटी 12 से कम हो, नहीं ज़्यादा है ना 12 से, मोर देन 12, सॉरी माई मिस्टेक। अगर 12 से ज़्यादा पैसेंजर का कोई मैं चीज़ें दे रहा हूँ, चाहे वो कोई भी मोटर व्हीकल दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो कवर हो जाएगा एग्जेम्पशन में। या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को BMC ने बोला उसको मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, लेकिन उसको कोई ये बस मोटर व्हीकल नहीं, उसको मैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दे रहा हूँ, यानी कि EV। आजकल पता है ज़माना चल रहा है EV का, जगह जगह बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रहा हूँ जो मोर देन 12 पैसेंजर्स वाला है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रहे दोनों ही केस में क्या बोला है? पैसेंजर बोला है। इसका मतलब अगर मैं बेस्ट बस वालों को, मेरे पास लॉरी है, लॉरी का बेसिक काम क्या है? पैसेंजर या गुड्स। अगर मैं लॉरी दे रहा हूँ उनको, तो फिर मैं एग्जेम्पशन में कवर नहीं होऊंगा ऊपर वाली 2 एंट्रीज के अंदर, पैसेंजर वाला देना पड़ेगा 12 से ऊपर वाला। नेक्स्ट है, या फिर मैं किसी GTA को दे रहा हूँ फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भले ही GTA को दे रहा हूँ, लेकिन क्यों दे रहा हूँ? गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मजे मारो। या मैं मोटर व्हीकल दे रहा हूँ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन टू याद है, सीखा था ऊपर टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसका एक और कंटिन्यूशन आ गया। प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर स्कूल, ये ऊपर ही रहना चाहिए था, आपको जगह नीचे लिख दिया यहाँ पे लोगों ने, उसी का कंटिन्यूशन है। तो यानी कि जो फैकल्टी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, किसी और को दे रहा हूँ, इन शॉर्ट छोड़ो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे आओ। मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी कार है, तो मैंने क्या बोला? मैंने वो कार किसी कॉलेज को दे दिया, 12th तक कॉलेज को दे दिया कि लो भैया ये तुम्हारे स्टाफ के लिए यूज़ करो, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करो। तो मैंने किसको सर्विस दिया? मैंने सर्विस दिया इंस्टीट्यूट को, तो वो भी क्या है? एग्जेम्प्टेड है GST से, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल, ये जो अपन टोल टैक्स भरते हैं ना, तो भी कोई GST नहीं आता, एग्जेम्प्टेड होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड यूटिलिटी, जो लाइट बिल वगैरह आता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होते हैं, इस पर कोई GST नहीं आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी अप टू टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडेड टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, a period of 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement as an incubate। अच्छा, अब ये क्या है? एक होता है इंक्यूबेटर, एक होता है इंक्यूबेटी। अब कौन होते हैं ये लोग? एक होता है जिसके पास है ना बहुत पैसा है, जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिमाग घुटने में, दिमाग नहीं है। एक होता है इंडिविजुअल जिसके पास क्या है? सिर्फ दिमाग है, ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या करता है? ये सब चीज़ें इससे लेता है और बदले में कुछ कंसिडरेशन एक्सचेंज होता है इनका। तो ये जो वाला जो पार्ट है ना, इस चीज़ इसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अगर 50 लाख तक का ही टर्नओवर पिछले पीरियड में उस इंक्यूबेटी का, तो क्या होगा? 3 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके बाद एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल सप्लाइड बाय FSSAI, ये जो आपका FSS फसाई है,
ये FSI क्या करता है, आप कई बार देखते हो प्रोडक्ट के ऊपर पीछे लिखा होता है FSI अप्रूव्ड करके, तो वो क्या है, जब कोई नया खाना पीना बनता है, नया शॉप खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, तो आप इनको अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उस पर जो चार्ज देते हैं पर वो चार्ज पे GST नहीं लगता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये मैंने ऊपर ही कवर किया, जो मैंने कहा ना इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी, उस पर अगर टेक्नोलॉजी बायो इंक्यूबेटर्स का है तो भी कवर्ड है, उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लोग क्या करते हैं, लोग न्यूज़ बेचते हैं। एग्जाम्पल समझो मेरा न्यूज़पेपर है, निखिल न्यूज़पेपर, मैं मुंबई में इसको सप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरा बहुत छोटा न्यूज़पेपर है, मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं बहुत सारे रिपोर्टर्स रख सकूँ और बेच सकूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे न्यूज़ इकट्ठा करते हैं पूरे कंट्री में। तो क्या करूँगा, एक अमाउंट दे के इनसे ही न्यूज़ खरीद लूँगा और बदले में इनको पैसा दे दूँगा। तो ये जो कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, इधर भी GST क्या है, एग्जेम्प्टेड है। समझा गया। पब्लिक लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है वो भी GST से एग्जेम्प्टेड है। कोई बिजनेस एग्जीबिशन है जो आप इंडिया के बाहर जाके कर रहे हो, बाय ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी पर्सन इंस्पेक्टर बिजनेस इंडिया के बाहर एग्जीबिशन, तो भी एग्जेम्प्टेड है। जो देखते हैं ना अपन रोड पे वो एनिमल्स को काटते हैं, स्लॉटरिंग सर्विसेज देते हैं, उनका भी क्या है, GST नहीं है, GST से एग्जेम्प्टेड है। कोई प्री कंडीशनिंग या प्री कूलिंग या राइपनिंग या वैक्सिंग या रिटेल पैकेजिंग या लेबलिंग किसका, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। हम लोग जो एप्पल वगैरह खरीदते हैं ना, कई बार पता है उस पर स्टिकर लगा हुआ आता है अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, तो वो सब कई बार हम देखते हैं, हमने वीडियो भी देखा है कि एप्पल के ऊपर मोम लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं बेटर वाइफ नहीं बेटर लाइफ करने के लिए उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो वो सर्विसेज जो देते हैं वो भी क्या है, GST से एग्जेम्प्टेड है। सर्विस जो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट दे रहा है किसी कोल्ड चेन डिसमिनेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो यानी कि वो भी क्या एग्जेम्प्टेड है। कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, वहाँ से कोई सर्विस आ रही है तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। RTI पता है, आप जैसे आप पेपर्स मंगाते हो, RTI में अप्लाई करते हो, 10 रुपये का आपका चार्ज लगता है। कभी क्या है 10 रुपये प्लस GST, नहीं 10 रुपये लगता है, बिकॉज वो भी यहाँ एग्जेम्पशन में कवर्ड है। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे एग्जांपल आपका BCCI जो क्रिकेट का स्पोर्ट्स बॉडी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको सर्विस कौन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल दे रहा है एज ए प्लेयर, समझो कोई भी आपका प्लेयर है, धोनी है, वो सर्विस दे रहा है, कोई रेफरी है, कोई एम्पायर है, कोई कोच है, वो सर्विस दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, वही है आपका BCCI, या फिर किसी और BCCI, मतलब किसी और स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है वो सर्विस, तो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। ध्यान रहे एक बात, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है वो इवेंट, RSB। कई बार क्या होता है, BCCI ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइज कोई और कर रहा है, बाहर वाला कंट्री, हम वहाँ जाके सिर्फ प्ले करके आ रहे हैं, BCCI सिर्फ प्ले करने के लिए दे रहा है। अब यहाँ पे भी इंडिया का प्लेयर सर्विस तो BCCI को दे रहा है, लेकिन क्या वो ऑर्गेनाइज हमारे RSB ने किया है, नहीं, किसी और ने किया है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर वो RSB है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी। पता है हम लोग जब अस्पताल वगैरह जाते हैं, वहाँ बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन, ब्लड कॉटन ब्लड सब निकलता है, वो लोग कहीं बाहर नहीं फेंक सकते, ऐसे ही कच्चे का डब्बा में फेंक दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो स्पेशल लोग होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उन चीज़ों को डंप करते हैं, वो वाली चीज़ों का जो सर्विस कोई बंदा देता है वो भी क्या है, GST से एग्जेम्प्टेड। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वेंस, पता कई बार अपन देखते हैं स्टेशन वेशन के बाहर भी रहते हैं, 2 रुपये का जाओ वॉशरूम करके आओ, 5 रुपये का वॉशरूम, 1 रुपये का वॉशरूम, वो सब क्या है, पब्लिक कन्वेंसेस है, तो वो उसको भी क्या है, GST नहीं लगता। ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय FIFA अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, तो वो भी जो ऑर्गेनाइज करें उस पर GST नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद ना बस ये थोड़ा सा 2-4 एंट्रीज बच गई है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये एक पेज ही है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछेंगे।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई इस वीडियो को लेके क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि ये वीडियो का मकसद हर एक पॉइंट को समझाने का नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है गो थ्रू करवाना, एक ग्लांस थ्रू देना। जिसको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, हर एक पॉइंट को समझ के पढ़ना है, आप हमारे लाइव लेक्चर में आ सकते हैं, लाइव कोर्स में आ सकते हैं। वहाँ पे हम इस चैप्टर को सिखाते हैं तकरीबन 10 घंटे के अंदर। ठीक है, अभी आपको 1-1.5 घंटे में जो मिल रहा है, अभी ये इतना ही मिल सकता है, इतने में तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं जोक मार रहा हूँ, फुल लेक्चर में फुल कवर होता है। फिलहाल यहाँ पे मकसद कुछ और है, इसलिए हम लोग पार्शियली कवर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।